हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम का एक सब्जेक्ट है बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो उसमें हम आज फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर कंज्यूमर लोन यानी उपभोक्ता ऋण। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर लोन मीनिंग, यानी कंज्यूमर लोन होता है उसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है उसका। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर लोन, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर लोन, टर्म्स ऑफ कंज्यूमर लोन, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर लोन, कार लोन, फीचर ऑफ कार लोन। ठीक है, एजुकेशनल लोन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एजुकेशनल लोन। ठीक है, ये सब जो कंटेंट्स हैं हम इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर लोन मीनिंग, यानी कंज्यूमर लोन है इसका मीनिंग है क्या एक्चुअल में। तो ठीक है, उपभोक्ता ऋण क्या होता है कि जब भी कोई उपभोक्ता कोई बैंक से या अन्य कोई ऋणदाता से या कोई वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, ठीक है, ऋण लेता है किस लिए, घरेलू उद्देश्य के लिए या कोई विशिष्ट कार्य के लिए ऋण लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता ऋण कहते हैं। ठीक है, तो ये लोन कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मतलब क्यों ले सकता है, तो किस लिए ले सकता है। एक तो वो एजुकेशनल, मतलब उसे एजुकेशन कंप्लीट करनी है अपनी, पर उसके पास मनी नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, लोन लेकर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेगा। या फिर कार लोन हो सकता है, होम लोन। ठीक है, ये सब लोन क्या है, कंज्यूमर लोन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंज्यूमर लोन। उपभोक्ता ऋण शब्द का अर्थ उपभोक्ताओं को ऋण देने में शामिल गतिविधियों से है। कहता है कि उपभोक्ता ऋण है, इस शब्द का अर्थ क्या है, उपभोक्ताओं को ऋण देने में शामिल गतिविधियों से है, कि जो हम उपभोक्ता को ऋण देते हैं उसमें जो भी गतिविधियां होती है उस गतिविधियों में क्या है, उस गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है, जिससे उन्हें रोजमर्रा के उपयोग के लिए सामान रखने में सक्षम बनाया जा सके। कि जो भी हमारे डेली के जो काम होते हैं उसके लिए हमें जो मनी क्या ज़रूरत होती है उसे हम कंज्यूमर लोन से क्या है ले लेते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो इससे कंज्यूमर लोन से हमें क्या होगा कि हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। फिर कहता है उपभोक्ता ऋण वे ऋण होते हैं जो बैंक और अन्य ऋणदाता, की उपभोक्ता ऋण वे ऋण होते हैं जो कोई बैंक है या अन्य ऋणदाता है लोगों को व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए देते हैं। ठीक है, उपभोक्ता ऋण वो ऋण होते हैं जो बैंक या अन्य ऋणदाता लोगों को व्यक्तिगत या उनका पर्सनल कोई ऑब्जेक्टिव हो या घरेलू उद्देश्य है उसके लिए देते हैं। आमतौर पर उपभोक्ता घर खरीदने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, कर्ज निपटाने और सामान्य जीवन व्यय के लिए ऋण लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः यह उधारकर्ता की अखंडता और भुगतान करने की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। उपभोक्ता ऋण को उपभोक्ता उधार क्या कहता है, ये ना आगे उपभोक्ता ऋण के नाम दिए हुए हैं, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, उपभोक्ता उधार, उपभोज्य उधार, व्यक्तिगत ऋण या खुदरा ऋण भी कहा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता ऋण का उपयोग किसी उपभोक्ता की जरूरत या इच्छाओं के लिए विशिष्ट व्यय के लिए किया जाता है। कहता है कि उपभोक्ता ऋण है इसका उपयोग किसी उपभोक्ता की जरूरत या इच्छाओं की विशिष्ट व्यय के लिए किया जाता है। अब ये हमने पढ़ा कि उपभोक्ता ऋण का अर्थ क्या है। आगे हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर लोन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग हमने कर लिया, अभी हम डेफिनेशन करते हैं। तो उपभोक्ता ऋण व्यक्तिगत, पारिवारिक या घरेलू उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को दी जाने वाली राशि है। कि उपभोक्ता ऋण एक ऐसी राशि है जो किसी उपभोक्ता को व्यक्तिगत, पारिवारिक या घरेलू उद्देश्य के लिए दी जाती है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण नियम की अनुपालना के लिए, जो उपभोक्ता संरक्षण नियम हैं नियमों की अनुपालना के लिए सरकारी नियामक एजेंसियों द्वारा
उपभोक्ता ऋण की निगरानी की जाती है। ये कहते हैं जो उपभोक्ता संरक्षण नियम की अनुपालना के लिए जो सरकारी नियामक एजेंसियां बनाई गई है द्वारा उपभोक्ता ऋण की निगरानी की जाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उपभोक्ता जो ऋण है उस पर नज़र रखते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है, जब कोई व्यक्ति ऋणदाता से असुरक्षित या सुरक्षित रूप में पैसे उधार लेता है तब यह एक उपभोक्ता ऋण कहा जाता है। कि जब भी कोई व्यक्ति ऋणदाता से सुरक्षित या असुरक्षित रूप में पैसे उधार लेता है तब यह एक उपभोक्ता ऋण कहा जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं उपभोक्ता ऋण कई प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता ऋण है कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय प्रसिद्ध, यानी इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कई प्रकार के कैसे हैं, एक तो बंधक, पुनर्वित्त, होम इक्विटी की ऋण सीमा, क्रेडिट कार्ड, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण आदि। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन। उपभोक्ता ऋण एक सुरक्षित या असुरक्षित ऋण है जिसे बैंक या वित्त पोषण कंपनी द्वारा जारी की गई निश्चित शर्तों के साथ उपयोग किया जाता है। कहता है उपभोक्ता ऋण एक सुरक्षित या असुरक्षित ऋण है जिसे बैंक या वित्त पोषण कंपनी द्वारा जारी की गई निश्चित शर्तों के साथ उपयोग किया जाता है। कि ये एक ऐसा ऋण है जो हम बैंक या वित्त पोषण से ले रहे हैं, वित्त पोषण कंपनियां से हम जो लोन ले रहे हैं वो क्या करेगी, हमें कुछ निश्चित शर्तों पर लोन देगी। ठीक है, तो वो शर्तों के साथ उपयोग किया जाता है। मतलब उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उपभोक्ता ऋण का उपयोग करेंगे जो किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि हमने ना उनकी शर्तों पर लोन ले लिया, जो कंपनी की कंडीशंस है उन कंडीशंस पर हमने लोन ले लिया, पर क्या है इस लोन को हम किसी भी उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर क्या है ज़्यादातर लेकिन आमतौर पर एक विशिष्ट वस्तु की खरीद के लिए संभवतः होता है। पर ज़्यादातर क्या करते हैं, हम कोई स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए लोन लेते हैं। जैसे कार लोन लिया है तो हम क्या है, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। होम लोन है तो घर बनाएंगे हम उस पैसे से। एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन के लिए यूज़ करेंगे उस पैसे का। ठीक है, ये दो डेफिनेशन कर ली हमने। आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, बट एक इनफ होती है। ठीक है, एक भी कर सकते हो। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर लोन। ठीक है, कि कंज्यूमर लोन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो कंज्यूमर लोन 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले रिवॉल्विंग क्रेडिट, फिर फिक्स्ड क्रेडिट, कैश लोन, फिर सेक्योर्ड लोन और अनसेक्योर्ड लोन। ठीक है, ये 5 प्रकार का जो लोन है होता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट, परिकामी ऋण। यह एक निरंतर ऋण अवस्था है जिसके तहत बैंक परिक्रमी आधार पर उपभोक्ता को ऋण देते हैं। क्या कहता है कि निरंतर ऋण व्यवस्था है, मतलब ये लगातार ये व्यवस्था चलती रहती है। इसके अंदर क्या होता है, बैंक परिकामी आधार पर उपभोक्ता को ऋण देते हैं। कि बैंक है वो परिकामी आधार पर उपभोक्ता को ऋण देते हैं। उपभोक्ता ऋण सीमा के रूप में स्वीकृत सीमा तक ऋण का लाभ उठाने का हकदार है। कहता है कि उपभोक्ता ऋण सीमा के रूप में स्वीकृत, कि जो ऋण की सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इतनी अमाउंट का आपको लोन दिया जा रहा है, तो जो उपभोक्ता है जो स्वीकृत सीमा है उस तक ही लाभ उठा सकता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको लोन दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड में कि एक अमाउंट फिक्स्ड कर दी, जैसे 50,000, तो आप ना 50,000 तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू 50,000 के बाद आप कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। 50,000 तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो एक लिमिट आपको दे दी कि लोन की इतनी लिमिट है। ठीक है, उस तक आप उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी स्थायी ऋण। यह एक मियादी ऋण की तरह होता है
क्या है, ये एक मियादी ऋण की तरह होता है जिसके तहत बैंक एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें ना टाइम लिमिट होती है, ठीक है भाई। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम लोन ले रहे हैं, जैसे वो 6 मंथ के लिए हो सकता है, वन ईयर के लिए हो सकता है, 2 ईयर, 5 ईयर, मतलब टाइम क्या है, लिमिटेड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो क्या कहता है, यह एक मियादी ऋण की तरह होता है जिसके तहत बैंक एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं। मतलब बैंक हमें क्या करेगा, फिक्स्ड टाइम के लिए लोन देगा, और उस फिक्स्ड टाइम कंप्लीट होते ही हमें वो जो अमाउंट लोन हमने लिया है वो बैंक में दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा। ऋण को एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाना होता है, ठीक है। मतलब जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है उस टाइम के बाद हमें वो ऋण का भुगतान करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट है इसका, कैश लोन। यानी कैश लोन भी क्या है, कंज्यूमर लोन का टाइप है। कैश लोन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के उपभोक्ता ऋण के तहत, मतलब इस प्रकार का जो कंज्यूमर लोन है इसके अंदर क्या होता है, बैंक और वित्तीय संस्था पैसे देते हैं, बैंक या वित्तीय संस्था में पैसे देते हैं जिससे उपभोक्ता व्यक्तिगत उपभोग के लिए सामान खरीदते हैं, ठीक है। बैंक है या कोई वित्तीय संस्था है वो हमें पैसे दे रही है उपभोक्ता को, किस लिए, जिससे हम क्या करें, उपभोक्ता व्यक्तिगत उपभोग के लिए सामान खरीदते हैं, ठीक है। हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको हम इससे पे आउट कर सकते हैं। ये हमें क्या करेंगे, कैश में लोन दे देंगे, इसे क्या कहेंगे, कैश लोन। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, सुरक्षित ऋण यानी सिक्योर्ड लोन, ठीक है। जब बैंक द्वारा दिया गया ऋण सापेक्षिक द्वारा सुरक्षित किया जाता है, कि जब हमें बैंक जो लोन दे रहा है वो कोलेट्रल द्वारा सुरक्षित किया जाता है तो यह सुरक्षित ऋण का रूप ले लेता है, ठीक है। फिर कहता है, ऋणदाता द्वारा चूक की स्थिति में ऋण को सुरक्षित करने के लिए लेनदार द्वारा सापेक्षिक लिया जाता है, कि जो ऋणदाता है वो अगर चूक कर देता है, चूक की स्थिति में ऋण को सुरक्षित करने के लिए, कि अगर उसे ऐसे लगे कि कोई गड़बड़ हो सकती है भी, अगर उसे डर हो कि उसका पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, उसे सुरक्षित करने के लिए लेनदार द्वारा सापेक्षिक लिया जाता है, उनसे कोलेट्रल करवा लेगा, ठीक है। सापेक्षित व्यक्तिगत संपत्ति वास्तविक संपत्ति या तरल संपत्ति के रूप में हो सकता है। क्या कहता है, सापेक्षिक क्या होता है ये बताता है। ये व्यक्तिगत पर्सनल जो उसके एसेट्स है वो हो सकती है, या वास्तविक संपत्ति है वो हो सकती है, या तरल संपत्ति के रूप में हो सकता है, ठीक है। सापेक्षिक क्या होता है कि गिरवी रखाना कोई चीज को अपने पास, जैसे उसे वो लोन दे रहा है तो उसके बदले में उसे अगर शक है भी उसका पैसा वापस नहीं आएगा, तो लोन तो दे रहा है पर डर है उसे अपने लोन का डूबने का, तो वो क्या करेगा, अपने पास सापेक्षिक रखवा लेगा, यानी गिरवी रखवा लेगा कोई चीज़। वो क्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत संपत्ति यानी उसकी पर्सनल एसेट्स हो सकती है, वास्तविक संपत्ति हो सकती है, या तरल संपत्ति भी हो सकती है, ठीक है। आई होप सापेक्षिक का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम करते हैं अनसिक्योर्ड लोन। असुरक्षित ऋण क्या होता है, उपभोक्ता द्वारा किसी जमानत की पेशकश नहीं की जाती। क्या कहता है कि उपभोक्ता द्वारा किसी जमानत की पेशकश नहीं की जाती जिसके आधार पर बैंक द्वारा पैसा दिया जाता है, उसे असुरक्षित ऋण कहा जाता है। कि उपभोक्ता है वो कोई जमानत नहीं करता, कोई जमानत नहीं रखता, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखता, जिसके आधार पर बैंक द्वारा पैसा दिया जाता है उसे असुरक्षित ऋण कहते हैं। कि उपभोक्ता किसी भी जमानत की पेशकश नहीं करता, ये क्या करता है, जिसके आधार पर बैंक द्वारा पैसा दिया जाता हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं रखते जिसके द्वारा बैंक क्या हो, हमें लोन देता हो, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं टर्म्स ऑफ कंज्यूमर लोन। कि जो कंज्यूमर लोन होता है, उपभोक्ता लोन है, उपभोक्ता ऋण है, उसकी शर्तें क्या है,
किन किन शर्तों पर हमें लोन मिलता है, मतलब किन किन शर्तों का हमें फॉलो करना पड़ता है, फिर हमें क्या है लोन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। उपभोक्ता ऋण के लिए मूल पात्रता ग्राहक की व्यक्तिगत आय और रोजगार की प्रकृति है कि इसके अंदर क्या करेगा उपभोक्ता ऋण के लिए मूल पात्रता क्या होगी कि हम क्या देखकर उसे लोन देंगे कि ग्राहक की व्यक्तिगत आय कितनी है, उसकी पर्सनल इनकम कितनी है और रोजगार की प्रकृति कैसी है। ठीक है, मतलब उसकी इनकम कितनी है और वो जो काम कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो क्या काम कर रहा है। किस्तों की संख्या और ग्राहक के रोजगार के कार्यालय के आधार पर कि वो जो हम लोन दे रहे हैं उस कस्टमर को, तो वो कस्टमर कितनी जो हमसे क्या मांग रहा है, इंस्टॉलमेंट मांग रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूंगा। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी हम ये देखेंगे कि किस्तों की संख्या कितनी है और ग्राहक के रोजगार के कार्यालय के आधार पर, और जो ग्राहक मतलब जो कस्टमर है उसका ऑफिस है उसका काम कैसा चल रहा है, ठीक है, के आधार पर समान मासिक किस्त यानी जो उसके कार्यालय के आधार पर समान मासिक किस्त इक्विवेलेंट मंथली इंस्टॉलमेंट की गणना की जाती है। ठीक है, मतलब कितनी किस्तें मांग कह रहा है वो, और जो ग्राहक के रोजगार सब चीज़ें देख के हम क्या करते हैं उसको लोन देते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है गारंटी कि क्या गारंटी दे रहा है वो, हमें क्या मांग रहा है। ठीक है, पढ़ के देखते हैं। बैंक और वित्तीय संस्था उपभोक्ता द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी पर जोर देते हैं। चाहे कोई बैंक हो या वित्तीय संस्था हो, वो उपभोक्ता को ऋण देगी तो वो क्या देखेगी कि हमें गारंटी क्या दे रहा है। ठीक है, गारंटी पर जोर देते हैं भी गारंटी क्या है, ये हमें लोन वापस कर देगा। तो किस्त का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए गारंटी ली जाती है। तो वो इंस्टॉलमेंट में क्या है, कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो वो क्या फिक्स करेंगे कि जो क्या गारंटी है कि आप जो इंस्टॉलमेंट का भुगतान टाइम टू टाइम कर दोगे, जल्दी से, भाई जितना आपको बोला जाए तब आप इन इंस्टॉलमेंट का भुगतान कर दोगे, इस चीज़ की वो गारंटी मांगते हैं। फिर कहता है कार्यकाल टेन्योर, उपभोक्ता ऋण 3 महीने से लेकर 5 साल तक, कहता है कस्टमर लोन है, कंज्यूमर लोन है, वो क्या होगा 3 महीने से लेकर 5 साल तक की छोटी अवधि के लिए दिया जाता है। मतलब इसका टाइम पीरियड है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 3 मंथ टू 5 ईयर का टाइम है इसका। ठीक है, कार्यकाल खरीदी गई संपत्ति के मूल्य पर भी निर्भर करता है कि जो कार्यकाल है, अगर हमने बहुत ज़्यादा कोई संपत्ति को खरीदने के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो वो बड़ी संपत्ति खरीदी है, उसके लिए बिग अमाउंट में लोन लिया है, तो क्या है फिर अगर ज़्यादा ही बड़ी अमाउंट है ना तो उसके लिए थोड़ा कार्यकाल है, टाइम है वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल खरीदी गई संपत्ति के मूल्य पर निर्भर करता है कि मतलब जो हमने संपत्ति खरीदी है उसका मूल्य कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है क्या, कार्यकाल। ठीक है, मतलब अगर छोटी सी वस्तु खरीदी है हमने और उसने 6 महीने, छोटी सी वस्तु खरीदी है तो हम 6 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर हमने काफ़ी लमसम अमाउंट, बड़ी अमाउंट की कोई वस्तु खरीदी है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल तक का हो सकता है। बट टाइम लिमिटेड क्या है इसकी, 3 महीने से लेकर 5 साल तक। फिर करते हैं ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कंज्यूमर लोन है इसकी रेट क्या होगी। तो उपभोक्ता ऋण की प्रभावी दर व्यावसायिक वित्त पर लागू दरों से बहुत अधिक है कि जो उपभोक्ता ऋण की प्रभावी दर है वो व्यावसायिक वित्त पर लागू जो दर है उससे बहुत अधिक है, मतलब उससे ज़्यादा है इसकी रेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण ग्राहक की व्यक्तिगत अखंडता के आधार पर दिया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऋण है ना वो ग्राहक की व्यक्तिगत अखंडता या भुगतान करने की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आगे कहता है अदर चार्जेस है कोई, तो बैंक और वित्तीय संस्था ब्याज दर के अतिरिक्त
परलेख शुल्क वो और क्या क्या लेती है जो बैंक है या वित्तीय संस्था है, वो एक तो इंटरेस्ट लेगी हमसे, और क्या लेगी, परलेख शुल्क, परलेखन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, सेवा शुल्क और संग्रह लागत भी लेते हैं। ये सब चार्जेस भी वो हमसे लेगी। किस्तों के भुगतान में चूक के विरुद्ध, अगर हमारी जो किस्तों का इंस्टॉलमेंट का हमें भुगतान करना था उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई किस्त रह जाती है तो के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, तो वो क्या करेगी, अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में एक जमा राशि भी ली जाती है। तो वो क्या करेगी, अगर हम किस्तों के भुगतान में कोई चूक कर देते हैं तो उसके लिए वो क्या करेगी, एक राशि है, एक जमा राशि भी ले लेती है। क्या ले लेती है, एहतियाती उपाय के रूप में एक जमा राशि भी ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भुगतान का प्रकार यानी मोड ऑफ पेमेंट। आमतौर पर व्यक्तिगत ऋण के मामले में भुगतान उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में अग्रिम में एकत्रित किया जाता है। इसका भुगतान कैसे होता है, व्यक्तिगत ऋण के मामले में, मतलब जब पर्सनल लोन हो तो भुगतान उत्तर दैनिक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक के रूप में अग्रिम एकत्रित किया जाता है, मतलब पहले ही एकत्रित कर लिया जाता है। ऋण मूल्यांकन यानी क्रेडिट इन्वॉल्वेशन, ठीक है, ये क्या कहता है, विवरण की वैधता और ग्राहक की ऋण अवस्थिति का पता लगाने के लिए ग्राहक द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन किया जाता है। कि विवरण की वैधता मतलब कि जो भी कंज्यूमर है वो अपने डॉक्यूमेंट हमें दे रहा है, उसकी क्या करने के लिए, ग्राहक की ऋण अवस्थिति, क्रेडिट स्टैंडिंग का पता लगाने के लिए ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जो ग्राहक हमें विवरण देगा उनका हम क्या करेंगे, सत्यापन, मतलब कितने वो सही है वो हम चेकआउट करेंगे। इसमें उम्र, मासिक आय, पद स्थिति, पिछला अभिलेखन, मालिकाना संपत्ति, उधारकर्ता के शेयर और जमानत के प्रकार शामिल है। कि इसमें क्या क्या शामिल होंगे, जो हमें डॉक्यूमेंट देंगे उसमें हम एज देखेंगे, उसकी मंथली इनकम देखेंगे, पद स्थिति देखेंगे, पिछला अभिलेखन देखेंगे, मालिकाना संपत्ति, उधारकर्ता के शेयर हैं, ब्राउजर्स इक्विटी और जमानत के प्रकार शामिल हैं। ठीक है, आगे हम करते हैं उपभोक्ता ऋण के लाभ यानी मेरिट्स ऑफ कंज्यूमर लोन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कब्जे का लाभ उठाना, इंजॉइंग पोसेसन। उपभोक्ता ऋण का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह लोगों को तुरंत भुगतान किए बिना वस्तुओं पर अधिकार का लाभ लेने की अनुमति देता है। ये क्या कहता है पॉइंट, ये कहता है कि जो हम जैसे उपभोक्ता ने ऋण ले लिया, ठीक है, तो यह लोगों को तुरंत जो हमने ऋण लिया है उसका भुगतान हमें तुरंत तो नहीं करना ना, पर उस पर हमारा अधिकार हो जाता है, उस पैसे पर, उस ऋण पर हमारा अधिकार हो जाता है, हम अपनी मर्जी से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पॉइंट, बचत यानी सेविंग। ठीक है, क्या कहता है, उपभोक्ता ऋण अनिवार्य बचत के एक तंत्र के लिए अनुमति देता है। कि उपभोक्ता ऋण है वो अनिवार्य, मतलब हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी बचत के एक तंत्र के लिए अनुमति देता है। कि हमने जो ऋण लिया है उसका हम यूज़ करके उनमें से हम बचत कर सकते हैं ना कुछ, तो ये हमें बचत करने की अनुमति देता है। यह लोगों को अपनी आय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। जो उपभोक्ता ऋण है वो क्या करता है, लोगों को अपनी आय का बुद्धिमानी मतलब सोच समझकर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, हम ये सोचते हैं भी हमने ऋण लिया है तो हम इसका यूज़ अच्छे से अच्छे सोर्स में करें, भी इस ऋण को हम ऐसे स्रोत में लगाएं जहाँ से हमें लाभ हो। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, हमें जो पैसा है उसको सोच समझकर इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है और लोगों के बीच मितव्ययिता को बढ़ावा देता है।
और लोगों के बीच मितव्ययिता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना, कम खर्च करने को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका सुविधाजनक तरीका। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कन्वेंट मोड। ठीक है, उपभोक्ता ऋण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। क्या कहता है कि उपभोक्ता ऋण है वो उपभोक्ता को टिकाऊ वस्तु प्राप्त करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। प्रदान क्या मतलब, प्रदान करना का क्या मतलब है इसका, ये पॉइंट कहता है कि हम उपभोक्ता ऋण ले लेंगे, हमारे पास मनी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पैसा है तो हम अच्छे से वस्तु को खरीदेंगे ना, टिकाऊ वस्तु को, लंबे समय तक चलने वाली अच्छी क्वालिटी वाली वस्तु को खरीदेंगे ना। यह एक कार्य दिवस में प्रदान किया जाता है जो बशर्ते सब दस्तावेज सही हो। ये क्या कहता है कि ये कार्य दिवस में प्रदान किया जाता है, मतलब कि जब हमारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, सब कुछ सही होगा, तभी हमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, आपातकालीन बैठक, मीटिंग इमरजेंसी। उपभोक्ता ऋण बीमारी, दुर्घटना और मृत्यु जैसी आपात स्थितियों को पूरा करने में उपयोगी होता है, जिसमें अप्रत्याशित खर्च शामिल होते हैं। उपभोक्ता ऋण है वो क्या करेगा, एकदम से बीमारी आ गई, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऋण लेकर अपना इलाज करवा सकते हैं। दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, किसी हमारे परिवार में जैसे किसी की भी मृत्यु हो गई, ना हो पर बाय चांस हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उपभोक्ता ऋण लेकर उन सब खर्चों को निपटा सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्याशी खर्च शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात कहता है अधिकतम लाभ। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज। उपभोक्ता ऋण उन वस्तुओं के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें उपभोक्ताओं को ऋण सुविधा के अभाव में बेचा न जा सके। क्या कहता है कि उपभोक्ता ऋण है वो उन वस्तुओं को जल्दी से निपटान की सुविधा प्रदान करता है जिन्हें उपभोक्ताओं को ऋण सुविधा के अभाव में बेचा। क्या कहता है कि हमें ऐसा है, हमें ऋण नहीं मिल रहा, अगर ऋण ना मिलता तो हम क्या करते, हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किसी वस्तु को बेचकर पैसा लेते, पर ये क्या करता है, इस ऋण के कारण, उपभोक्ता ऋण के कारण क्या है, हमें उन वस्तुओं को बेचना ना पड़े, ऐसी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि हमें ऋण मिल जाता है तो हमें वस्तुओं को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यह उधार बिक्री के माध्यम से बिक्री और मुनाफे में वृद्धि करने में मदद करता है। कि लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस खोला किसी ने, ठीक है, तो उसने ऋण लेकर खोल लिया, तो अगर वो किसी बंदे को उधार भी दे देगा ना, तो उसका काम चल रहा है, क्योंकि उसने ऋण लेके खोला है तो उसके पास पैसा है, तो यह उधार बिक्री के माध्यम से बिक्री और मुनाफे में वृद्धि करने में मदद करता है। मतलब कि अगर हम कह देते हैं कि हम तो कैश सेल करेंगे, ओनली क्रेडिट देंगे नहीं किसी को, तो जरूरी तो नहीं हर बंदा कैश वाला आए। अगर हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं भी हम उधार भी दे देते हैं, क्रेडिट भी दे देते हैं, तो इससे क्या है, हमारी बिक्री बढ़ेगी, लोग सोचेंगे भी चलो उधार मिल रहा है, ले लेते हैं, पैसा आएगा तब दे देंगे। ठीक है, औद्योगिक निवेश को गति देना। औद्योगिक निवेश को गति कैसे देता है, देखो, उपभोक्ता ऋण उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग में निवेश को गति देता है। क्या कहता है कि उपभोक्ता ऋण है वो उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग है, उसमें निवेश को गति देता है, क्योंकि जब हम उद्योग हमने उद्योग खोला, ठीक है, टिकाऊ उद्योग खोला, तो उपभोक्ता ऋण लेके खोला, तो उसने गति दी ना, उसको चलाया उसने, वरना तो हम उद्योग खोल ही नहीं सकते थे, हमारे पास पैसा नहीं था। ठीक है, और फिर कहता है जो आय और रोजगार के बढ़ते स्तर को आकार देता है। ये क्या कर रहा है, हमने ऋण लेकर अपना व्यवसाय खोला, कोई उद्योग खोला, इससे क्या हुई, आय बढ़ी, पैसा लगाएंगे तभी तो हमें इनकम होगी, और इससे क्या है, रोजगार भी बढ़े। ठीक है, रोजगार का स्तर भी क्या हुआ, आकार भी बढ़ा। फिर कहता है बेहतर जीवन स्तर, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। उपभोक्ता ऋण समिति
संसाधनों के व्यक्तियों को अपने सामान्य जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं खरीदने में सक्षम बनाता है। क्या कहता है, उपभोक्ता ऋण है वो सीमित संसाधनों के व्यक्तियों को मतलब है जिनके पास सीमित संसाधन है, मतलब कि बस उनके पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड है सब कुछ, तो वो क्या करेंगे, लोन लेकर अपने जो सामान्य जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, उनकी बस नॉर्मल सी इनकम है, अगर उनको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई करना है तो वो क्या करेंगे, लोन लेकर अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं ना। ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे देता है, देखो, उपभोक्ता ऋण निवेश, रोजगार और आय के उच्च स्तर को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता ऋण है वो निवेश को कैसे करेगा, हमने ऋण लेकर बाहर इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिए, कोई भी चीज में इन्वेस्ट कर दिया तो निवेश को बढ़ावा मिला। रोजगार और आय के बीच स्तर को बढ़ावा देता है, कि उच्च स्तर को बढ़ावा देता है। ठीक है, रोजगार को कैसे बढ़ावा देगा या आय को कैसे देगा, हमने क्या किया, ऋण लिया, उसकी हेल्प से हमने बिजनेस खोल लिया, तो बिजनेस खोलेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, कि हमने बिजनेस किया है तो हम लोगों को नौकरी पे भी रखेंगे, तो इससे रोजगार में वृद्धि होगी, और बिजनेस किया है तो हमें इनकम भी तो होगी ना, तो आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार यह प्रणाली मांग को बढ़ाता है, मांग भी बढ़ेगी लोगों की, और उत्पत्ति तथा विकास के उच्च स्तर को बढ़ावा देता है। मांग में भी वृद्धि होगी, उत्पत्ति भी होगी, विकास भी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है लेस प्रोसेसिंग टाइम। इस ऋण का लाभ उठाने में शामिल संस्करण समय बहुत कम है। क्या कहता है कि इस ऋण का लाभ उठाने में शामिल संस्करण समय बहुत कम है, क्योंकि उपभोक्ता ऋण बिना किसी सुरक्षा या गारंटी के उपलब्ध है। कहता है इस लोन को लेना आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें लोन लेने में, क्योंकि उपभोक्ता ऋण है वो किसी बिना तो सुरक्षा या गारंटी के उपलब्ध है। भाई हमें कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती, उसे बिना किसी सुरक्षा या गारंटी के उपलब्ध है। ठीक है, आगे कहता है कोई एजेंट या मध्यस्थ का शामिल न होना, कि हम लोन ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, वित्तीय संस्था से ले रहे हैं, तो हम ना डायरेक्ट जाके लोन ले सकते हैं, हमें किसी एजेंट या मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं होती। ग्राहक को उपभोक्ता ऋण प्राप्त करने के लिए किसी मध्यस्थ या एजेंट से संपर्क नहीं करना पड़ता, यह अनावश्यक देरी और खर्च से बचाता है। अब एजेंट बीच में आएगा तो उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ये दोनों चीज़ों से हमें बचाता है। उधारकर्ता सीधे उद्देश्य के लिए बैंक से संपर्क कर सकता है, कि उधारकर्ता है मतलब हमें अगर लोन की आवश्यकता है तो हम सीधे जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है बहुउद्देशीय ऋण, ऑल पर्पज लोन, कि ये एक उद्देश्य के लिए लोन नहीं दिया जाता, इसमें अलग अलग कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, कितने सारे लोन हो गए, मतलब बहुत सारे पर्पस के लिए लोन है ये। उपभोक्ता ऋण बहुउद्देशीय है और लिए गए धन का उपयोग बिना किसी रुकावट के कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, कि उपभोक्ता ऋण ले लिया, ये बहुउद्देशीय, इससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। इस धन का उपयोग हम बिना किसी रुकावट के बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। व्यक्तिगत ऋण का उपयोग ग्राहक की इच्छा के अनुसार किया जाता है, कि व्यक्तिगत हम पर्सनल लोन ले रहे हैं ना, तो हम जो ग्राहक है उसकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा उसका उपयोग, जिससे उन्हें उद्देश्य की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सके। ठीक है, कि हमारे कई सारे उद्देश्य हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पर्सनल लोन लेकर इन सबको फुलफिल कर सकते हैं। आगे कहता है न्यूनतम कागजी कार्रवाई, मिनिमम पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसमें। उपभोक्ता ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी संपत्ति के सत्यापन या किसी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहते हैं कि अगर हम उपभोक्ता ऋण ले रहे हैं तो हमें संपत्ति के सत्यापन या किसी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई शामिल हो। ठीक है, नॉर्मल सा वर्क होता है, इसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता। ठीक है, आगे हम करते हैं 13th पॉइंट,
व्यक्तिगत योजनाओं की उपलब्धता। ठीक है, इसमें क्या कहता है, कई व्यक्तिगत ऋण योजनाएं नियमित अंतराल पर अपने ग्राहक के लिए बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। कहता है कि कई व्यक्तिगत ऋण योजनाएं है ना, वो नियमित अंतराल पर अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग हो या गैर बैंकिंग हो वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, कि जो वित्तीय संस्थाएं होती है, बैंकिंग हो चाहे गैर बैंकिंग हो या वित्तीय संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, अपने ग्राहकों के लिए नियमित अंतराल पर व्यक्तिगत ऋण योजनाएं प्रदान करती है। इन योजनाओं को आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों, ये योजनाएं ज़्यादातर किसको मिलती है, या तो वो सरकारी कर्मचारी हो, कामकाजी पेशेवरों जैसे डॉक्टर, वास्तुकारों और लेखाकारों के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर पेश किया जाता है। ये किसके लिए होता है, ये या तो कोई सरकारी कर्मचारी या कामकाजी पेशेवरों जैसे डॉक्टर, वास्तुकारों या लेखाकारों के लिए क्या करता है, आकर्षक ब्याज दरों पर पेश किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है राशि और कार्यकाल। ठीक है, अमाउंट एंड टेन्योर। व्यक्तिगत ऋण को बैंक से बैंक में अलग अलग रुपए 15,000 से 20 लाख तक दिया जाता है। क्या कहता है, व्यक्तिगत ऋण है को बैंक से बैंक में, मतलब कि अलग अलग बैंक है, उनमें 15,000 से 20 लाख तक दिया जाता है, जो हर बैंक में विभिन्न होता है। मतलब कि सभी में फिक्स नहीं है, किसी में भी कोई कंज्यूमर लोन कितना भी दे देता है, कोई कितना ही दे देता है, कोई सिर्फ 15,000 देता है, कोई 50,000 दे देता है, 20 लाख तक कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके बीच में सभी बैंक अपनी अलग अलग देते हैं। ठीक है, पुनर्भुगतान समान मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाता है। हमें क्या करेंगे भी, हमने जो लोन ले लिया वो कितने महीने के लिए लिया है, उसको किस्तों में बांट देंगे और हर महीने की किस्त क्या है, सेम होती है। इसलिए कहा है ना समान मासिक किस्तों, मतलब मासिक मतलब मास, महीना, समान मतलब हर महीने समान मासिक किस्त होगी। ठीक है, ऋण अवधि उधार ली गई राशि पर निर्भर हो सकती है, कि जो ऋण की अवधि है वो राशि पर निर्भर करेगी भी हमने पैसा कितना उधार लिया है, और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक क्या होगी, इसकी अवधि हो सकती है, पर यह अवधि किस पर निर्भर करेगी, जो हमने पैसा उधार लिया है यानी ऋण राशि पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ कंज्यूमर लोन्स। ठीक है, कंज्यूमर लोन की डीमेरिट्स क्या है, मतलब कि दोष क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले योग्यता मापदंड, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है, फिर कहता है अन्य बैंकों के ऋण की तुलना में व्यक्तिगत ऋण के लिए पात्रता मानदंड आमतौर पर काफ़ी सख्त है, कि अन्य बैंकों के ऋण की तुलना में जो दूसरे बैंक ऋण देते हैं उनकी तुलना में व्यक्तिगत ऋण के लिए जो दूसरे लोन है, दूसरे बैंक लोन देते हैं उसकी तुलना में अगर व्यक्तिगत ऋण के लिए पात्रता मानदंड आमतौर पर काफ़ी सख्त है। ठीक है, बैंकों और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास एक सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। क्या कहता है कि बैंक हो या अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के पास एक सुरक्षित व्यक्तिगत ऋण आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। ठीक है, कि जो बैंक है या अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है उनके पास क्या है, असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण है, उस आवेदन को स्वीकार करे या अस्वीकार करने के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। ठीक है, दिशा निर्देश एक बैंक से दूसरे बैंक में विभिन्न होते हैं, कि सभी की जो दिशा निर्देश है वो अलग अलग होते हैं बैंकों के। एक अच्छी वित्तीय स्थिति और पूर्ण ऋण अनुभव किसी भी व्यक्तिगत ऋण को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है, कि एक अच्छी वित्तीय स्थिति होनी चाहिए और पूर्व ऋण अनुभव किसी भी व्यक्तिगत ऋण को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। मतलब ये देखेंगे कि इनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, हम इनको लोन दे रहे हैं तो बैंक वाले चेक करते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट कहता है क्रेडिट हिस्ट्री यानी ऋण विवरण। ग्राहक के लिए व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक अच्छा ऋण विवरण होना चाहिए। कहता है कि ग्राहक अगर व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करता है, अप्लाई करता है, तो उसके पास एक अच्छा ऋण विवरण होना चाहिए। कोई भी ऋणदाता डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट नहीं देना चाहेगा। ठीक है, कि कोई भी ऋणदाता है वो बैड डेब्ट नहीं देना चाहेगा, कि कोई भी ऋणदाता ये नहीं चाहता कि मेरे पैसे डूब जाए, ठीक है, वो दिवालिया हो जाए। ये चीज़ कोई भी ऋणदाता नहीं चाहता। सभी ये चाहते हैं कि हम ऋण दे रहे हैं तो हमारा पैसा ब्याज समेत हमें वसूल हो जाए। नेक्स्ट कहता है बैंक अकाउंट। व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। कि अगर हम ना जो ले रहे हैं कंज्यूमर लोन, तो हमारे पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। आगे कहता है हाई इंटरेस्ट रेट, कि जो कंज्यूमर लोन है उसकी हाई है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक व्यक्तिगत ऋण पर उच्च ब्याज दर लेते हैं क्योंकि वे असुरक्षित ऋण का हिस्सा है। ये जो कंज्यूमर लोन है ये क्या है, असुरक्षित ऋण है, इसलिए बैंक क्या करते हैं, इस पे हाई रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये यदि आवेदक ऋण की अदायगी में चूक जाता है तो बैंक के पास कोई सापेक्षिक प्रतिभूति भी नहीं होती है। क्या कहता है कि अगर कोई आवेदक है, किसी ने लोन लिया है, वो ऋण चुका नहीं पाता है, तो बैंक के पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो उसके पास वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, ये भी हमने यहाँ पढ़ा था पॉइंट। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, व्यक्तिगत संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या तरल संपत्ति। तो मतलब कि बैंक के पास कोई भी जो संपत्ति है, ना ही तो व्यक्तिगत संपत्ति होती, ना ही वास्तविक और ना ही तरल संपत्ति होती कंज्यूमर लोन के बदले में, ठीक है। इसलिए ये कहता है कि बैंक है उसके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए अन्य ऋणों की तुलना में व्यक्तिगत ऋण पर अधिक ब्याज दर होती है। इसलिए अगर दूसरे लोन के कंपैरिजन किया जाए तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हाई होती है। ऋणदाता का जोखिम, रिस्क ऑफ लेंडर, कि जो ऋणदाता है उसका खुद का ही जोखिम होता है। ऋणदाता के लिए जोखिम काफ़ी अधिक है क्योंकि व्यक्तिगत ऋण एक असुरक्षित ऋण है। अभी पढ़ा हमने, कोई उसकी संपत्ति तो होती नहीं है। नेक्स्ट है विचारहीन खरीद, थॉटलेस बाइंग, ठीक है। कहता है उपभोक्ता ऋण लोगों को अंधाधुंध तरीके से आकर्षक सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वह आवश्यक हो न हो। कहता है कि अगर हमने कंज्यूमर लोन ले लिया, हमारे पास पैसा है, तो हम क्या करेंगे, उपभोक्ता क्या करेगा, जो उसे जिस चीज़ की जरूरत भी नहीं है उसकी तरफ भी वो आकर्षक हो जाएगा। जैसे पैसा तो ही हम खरीद लेते हैं, पैसा आ गया हमारे पास, क्योंकि लोन लेना इजी है तो लोग लोन ले लेते हैं, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता। तो क्या है, इससे वो जिस प्रोडक्ट की उसे ज़रूरत नहीं है उसे भी वो बाय कर लेता है, ठीक है। आगे कहता है कॉस्टली क्रेडिट, कि ये महंगा ऋण है। कैसे है, सुविधाजनक खरीद के लाभ के साथ। हाँ, यही मैंने बताया ना कि मतलब इसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, सुविधाजनक है लोन लेने में। तो सुविधाजनक खरीद के लाभ के साथ उपभोक्ता ऋण अपने साथ ऋण की लागत का गंभीर परिणाम लाता है, क्योंकि यह ब्याज की प्रभावी दर बहुत अधिक है। क्या करेगा, महंगा ऋण कैसे है ये, कि सुविधाजनक है इसकी खरीद, इसके लाभ के साथ साथ क्या करेगा, उपभोक्ता अपने साथ साथ लागत का गंभीर परिणाम लाता है। क्यों लाता है, क्योंकि ब्याज की दर बहुत अधिक है। तो लोन तो ले लिया कंज्यूमर ने, लेकिन उसकी जो ब्याज की दर है वो बहुत अधिक है, उससे ज़्यादा ब्याज काफ़ी बनेगा ना, तो काफ़ी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा उससे, इसलिए क्या है, कॉस्टली क्रेडिट है। नेक्स्ट करते हैं हम इसके डिमेरिट्स। कृत्रिम उछाल। कृत्रिम उछाल क्या होता है, आर्टिफिशियल बूम। देखो कहता है उपभोक्ता ऋण टिकाऊ उपभोक्ता उद्योग में कृत्रिम उछाल पैदा करता है, कि उपभोक्ता ऋण है वो टिकाऊ उपभोक्ता उद्योग में कृत्रिम उछाल पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्राप्य ऋण या डूबत ऋण यानी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या कहते हैं, उपभोक्ता ऋण
व्यापारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिन इनमें डूबत ऋण का उच्च जोखिम होता है। कि उपभोक्ता ऋण है वो व्यापारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न करता है, कि उपभोक्ता ऋण है वो लेना इजी है, तो व्यापारी क्या करते हैं, इस ऋण को ले लेते हैं। पर बाय चांस कोई बिजनेसमैन है, उसने लोन ले लिया, उसे लॉस हो गया, तो वो पे तो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें डूबत ऋण का उच्च जोखिम होता है। मतलब डेट्स है वो उसका पैसा डूब जाता है, मतलब बैड डेट्स का खतरा बढ़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है इसमें बैड डेट्स का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता क्या होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अव्यवस्थित उपभोक्ता ऋण की वजह से तेजी और मंदी की पुनरावृत्ति के कारण आर्थिक अस्थिरता होती है। कहते हैं अव्यवस्थित उपभोक्ता ऋण की वजह से तेजी और मंदी की पुनरावृत्ति के कारण आर्थिक अस्थिरता होती है। तेजी में ऋण का विस्तार और मंदी में ऋण सीमित हो जाता है। जब क्या हो, तेजी हो, जो वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं, मतलब क्या हो, तेजी आ रही है, वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब ऋण ज़्यादा लेंगे तो ऋण का विस्तार होगा। मंदी में क्या होगा, मंदी है, वस्तुओं के प्राइस कम है, तो क्या है, पैसा हमारे पास है, उससे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो इससे क्या है, ऋण सीमित हो जाता है, मतलब ऋण में थोड़ी ना थोड़ी कमी आ जाती है, लिमिटेड तक ही ऋण हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कार लोन। कार ऋण, जिसे मोटर वाहन ऋण या वाहन ऋण के रूप में भी जाना जाता है, कि कार लोन क्या है, इसे हम मोटर वाहन ऋण या वाहन ऋण के नाम से भी जान सकते हैं, मतलब ये बोला जाता है इसको। ठीक है, यह कार खरीदने के लिए उपभोक्ता द्वारा लिया गया धन होता है। कि ये क्या है, ये जो कोई उपभोक्ता है कार परचेज करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, लोन लेकर कार परचेज कर सकता है। ठीक है, कार ऋण अधिकांश समान नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करता है जो अन्य ऋणों द्वारा लागू होते हैं। कि ये कार लोन पे जो नियम और कानून जो लागू होते हैं ना, नियम बनाए गए हैं कार लोन के लिए, वो उसी तरह के होते हैं जिस तरह बाकी लोन पर जो नियम रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कार लोन और अदर लोन में। फिर कहता है सभी कार ऋण विशिष्ट अवधि के होते हैं, मतलब जो हम कार लोन ले रहे हैं वो विशिष्ट अवधि के होते हैं, आमतौर पर 24 से 60 महीने के बीच। ठीक है, इनका टाइम पीरियड कितना होता है लोन का, 24 से 60 महीने के बीच। हालांकि कुछ कार ऋण लंबी अवधि के लिए हो सकते हैं, कि ज़्यादातर क्या होंगे 24 से 60 महीने के बीच के ही होंगे, और कुछ कार ऋण लंबी अवधि के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है इसलिए कार ऋण एक ऐसा ऋण होता है जो एक व्यक्ति मोटर वाहन खरीदने के लिए लेता है। कि कार ऋण एक ऐसा ऋण है जो कोई व्यक्ति मोटर वाहन खरीदने के लिए ले रहा है। कार ऋण को आमतौर पर किस्त ऋण के रूप में भी संरचित किया जाता है। क्या कहता है कि कार ऋण है उसको हम किस्त ऋण के रूप में भी संरचित कर सकते हैं, और खरीदे जा रहे वाहन के मूल्य से सुरक्षित किया जाता है, और खरीदे जा रहे वाहन के मूल्य से सुरक्षित किया जाता है, मतलब जो हम वाहन खरीद रहे हैं उसके मूल्य से क्या कर रहे हैं, हम उसको सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कार ऋण की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ कार लोन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ग्राहक के अनुसार कार ऋण अन्य सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसे चुनिंदा वाहनों पर 100% वित्त पोषण। क्या कहता है कि ग्राहक है उसके अनुसार क्या है कि कार ऋण है वो अन्य सुविधाओं से युक्त होते हैं, मतलब इसमें और भी सुविधाएं होती है, जैसे चुनिंदा वाहनों पर 100% वित्त पोषण। कि कई चुनिंदा वाहन ऐसे हैं जिस पर 100% क्या है, वित्त पोषण है। आगे कहता है लचीला पुनर्भुगतान कार्यकाल, कि जो इनका भुगतान का कार्यकाल है वो लचीला होता है। ठीक है, आय के अनुसार समान मासिक किस्त, इसमें क्या है, हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी इंस्टॉलमेंट है वो सेट कर सकते हैं। कार बाजार के साथ ऑनलाइन कारों की तुलना
और शोध करने का विकल्प, कि कार बाजार के साथ, कि हम क्या कर सकते हैं, कार बाजार के साथ ऑनलाइन कारों की तुलना कर सकते हैं। और ये क्या है, शोध का विकल्प है, मतलब सर्च, हम रिसर्च कर सकते हैं भी ऑनलाइन हमें कार कितने की मिल रही है और ऑफलाइन कितने की मिल रही है। नीतियों का त्वरित वितरण, निधियों का त्वरित वितरण होता है इसमें। और ब्याज की विशेष दर, और ब्याज की दरें हैं वो विशेष होती है, ठीक है। एक कार ऋण एक व्यक्तिगत ऋण है जो संभावित खरीदार को एक बार में पूरी कीमत का भुगतान करने की बजाय वाहन का मासिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देता है। कहता है एक कार ऋण क्या है, एक व्यक्तिगत ऋण है जो हम संभावित खरीदार है उसको एक बार में पूरी कीमत का भुगतान करने की बजाय, मतलब क्या है कि हमने कार लोन ले रखा है तो उसमें हम एक वो लोन लेके पूरी अमाउंट कार वाले को पे कर देंगे, कार लोन ले लिया ना, तो अब क्या है, अब हम इकट्ठी अमाउंट न देकर उसमें क्या करेंगे, उसे किस्तों में, मासिक किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे देता है। मंथली इंस्टॉलमेंट में हम उसको पे आउट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है या बैंक है पूरी तरह से कार का भुगतान करेंगे। इसका मतलब है कि एक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है या बैंक है वो पूरी तरह से कार का भुगतान करेंगे, ठीक है। जिससे हमने लोन लिया है कार के लिए, बैंक का से लिया है या वित्तीय संस्था से लिया है, वो क्या है, कार की पूरी अमाउंट का भुगतान कर देंगे। जबकि बदले में उधारकर्ता मासिक भुगतान में ऋण का, कहता है कि जबकि बदले में उधारकर्ता मासिक भुगतान में ऋण का ब्याज के साथ भुगतान करता है, ठीक है। हमने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक क्या करेगा, हमारी जितनी भी कार की अमाउंट थी बैंक या वित्तीय संस्था है वो उसको पे आउट कर देगी। और जो बंदा लोन ले रहा है उसे क्या करने, उधार करता है उसे क्या करना पड़ेगा, मासिक भुगतान में ऋण का ब्याज के साथ भुगतान करेगा। वो क्या करेगा, मंथली वाइज अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा और उसका ब्याज भी भुगतान करता जाएगा, ठीक है। हमें एक साथ अमाउंट जमा नहीं करनी, हम जिससे लोन ले रहे हैं वो अपने आप एक साथ अमाउंट जमा कर देगा। हमें सिर्फ क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट पे आउट करनी है एंड इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। फिर कहते हैं इस तरह का व्यक्तिगत ऋण या तो सुरक्षित या गैर सुरक्षित ऋण हो सकता है, जो उस स्थिति पर निर्भर करता है कि ये जो हम व्यक्तिगत ऋण है ये सुरक्षित भी हो सकता है और गैर सुरक्षित भी हो सकता है। ये उस स्थिति पर निर्भर करेगा कि ऋण सुरक्षित है या असुरक्षित, ठीक है। आगे कहता है कार ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कार लोन। कार लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आवेदन पत्र, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, हस्ताक्षर सत्यापन प्रमाण पत्र। ये 8 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो अब हम कार लोन लेंगे तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिक्वायरमेंट्स फॉर कार लोन। कार लोन के लिए क्या, ऊपर तो हमने पढ़ा कि क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट चाहिए, अब कहता है कि कार ऋण के लिए आवश्यकताएं क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए कार लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले 2 चीज़ों में ये कंपैरिजन करता है, किस किस में, एक तो ऋण के लिए पात्र वेतन भोगी व्यक्ति, कि जो ऋण ले रहा है वो वेतन भोगी व्यक्ति होगा, मतलब सैलरीड इंडिविजुअल हु आर एलिजिबल फॉर आ लोन, मतलब जो व्यक्ति क्या है सैलरी लेता हो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। दूसरा है ऋण के लिए पात्र स्वनियोजित निजी व्यवसायी व्यक्ति, कहता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हु आर एलिजिबल फॉर आ लोन, कि जिसका सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब अपना काम है, ठीक है, निजी व्यवसायी है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कार लोन लेते समय, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है न्यूनतम आयु 21 वर्ष। क्या कहता है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, सैलरी ले रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति जॉब लगा हुआ है सैलरी ले रहा है उसको कार लोन लेते वक्त कितनी आयु होनी चाहिए उसकी, 21 ईयर्स। और जो व्यक्ति क्या है
सब नियोजित निजी व्यवसायी है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। ठीक है, कम से कम एज बताइए। ठीक है, फिर कहता है परिपक्वता पर अधिकतम आयु 75 वर्ष। इसमें क्या होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 75 ईयर्स। ठीक है, और ऋण परिपक्वता पर अधिकतम आयु इसमें भी 75 ईयर्स। ठीक है, क्या कहता है, जब कार लोन लेंगे अगर कोई सैलरीड वाला पर्सन है जो सैलरी ले रहा है उसकी आयु मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 75, और जो व्यक्ति स्वनियोजित निजी व्यवसाय व्यक्ति है उसकी मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 75 ईयर्स होनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सभी अनुमोदित कार मॉडल के लिए न्यूनतम कुल वार्षिक वेतन। क्या कहता है, सभी अनुमोदित कार मॉडल के लिए, मतलब जितने भी अनुमोदित किए गए हैं कार मॉडल, भाई आप इस मॉडल की कार ले सकते हैं, अनुमोदित कार मॉडल है, उसके लिए न्यूनतम कुल वार्षिक वेतन। तो वर्ष का न्यूनतम मतलब कम से पूरे साल की जो सैलरी है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, कितनी, 2,40,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, किसकी, सैलरीड वाले पर्सन की। और अगर जो ये है स्वनियोजित निजी व्यवसाय, इसकी कितनी होनी चाहिए, व्यापार की न्यूनतम कुल वार्षिक आय चयनित मॉडल के लिए, जो हम चयन कर रहे हैं मॉडल, उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 प्रति वर्ष, और अन्य के लिए 2 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। कि जो व्यापार की न्यूनतम कुल वार्षिक आय है उसने जो चयनित मॉडल है, भाई जो उन्होंने चुना हुआ है उस मॉडल के लिए तो उसकी होनी चाहिए 1,80,000 प्रति वर्ष, और जो अन्य के लिए कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। ये किसके लिए बोला है, स्वनियोजित निजी व्यवसाय के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट, नवीनतम वेतन पर्ची और फॉर्म 16 पर आय पात्रता। क्या कहता है कि जो सैलरीड पर्सन है जो सैलरी ले रहा है उसकी वेतन पर्ची और फॉर्म 16 पर आय पात्रता, जो फॉर्म नंबर 16 है वो उसको फिल करना होना चाहिए, उसकी आय पात्रता होनी चाहिए। और जो स्वनियोजित निजी व्यवसाय है उसके लिए क्या होना चाहिए, नवीनतम आयकर विवरण के आधार पर आय पात्रता, कि न्यूनतम जो आयकर विवरण है उसके आधार पर आय की पात्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है न्यूनतम 1 वर्ष का निरंतर रोजगार, कि न्यूनतम है कम से कम 1 वर्ष का उसके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो स्वनियोजित निजी व्यवसायी है उसके पास क्या होना चाहिए, एक ही व्यवसाय में न्यूनतम 3 वर्ष का रोजगार। ये तो जिस जॉब में काम कर रहा है उसने ना वहाँ 1 साल काम किया हो कम से कम। ठीक है, और इसमें क्या कहता है कि एक ही व्यवसाय में न्यूनतम 3 वर्ष का रोजगार, मतलब जो ये व्यवसाय कर रहा है उसमें कम से कम इसने 3 साल तक काम किया हो, रोजगार मिला हो इसे 3 साल तक। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। अब आगे हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ कार लोन ऑफ डिफरेंट बैंक, कि विभिन्न बैंकों के कार ऋणों की तुलना। ठीक है, कि जो अलग अलग बैंक हैं उसमें क्या है, कार लोन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हम 3 बैंक की बात करेंगे यहाँ, SBI, ICICI, HDFC। ठीक है, 3 बैंकों के साथ तुलना करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की देखते हैं, कार लोन के लिए इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो SBI में क्या होना चाहिए, 9.60% अस्थायी। ठीक है, और ICICI में क्या होना चाहिए, 10.75% स्थायी। ठीक है, HDFC में क्या होना चाहिए, 9.25% स्थायी। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग बैंकों की इंटरेस्ट रेट है कार लोन के लिए। नेक्स्ट कहता है सेकंड पॉइंट, अधिकतम ऋण पात्रता राशि। ये क्या कहता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट इज एलिजिबिलिटी, गैर पद्धति कीमत पर 85% होनी चाहिए, SBI कहता है। ICICI क्या कहता है, 100% पूर्व शोरूम कीमत होनी चाहिए, और HDFC क्या कहता है, 100% पूर्व शोरूम कीमत होनी चाहिए। ठीक है,
ये अलग अलग बैंक की बता रहा है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर कहता है ब्याज की गणना, ये क्या करेगा, हर महीने शेष राशि का कम होना, कि क्या होगा कि हर महीने जो जैसे हमने हर महीने शेष राशि का कम होना, तो हमने इंस्टॉलमेंट पे हम भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लो 5 लाख की कार खरीदी थी, हमारी इंस्टॉलमेंट थी 50-50 हज़ार की हर महीने की, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट मंथ हमें 5 लाख पर लगा इंटरेस्ट, फिर हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई ना 50,000 प्लस इंटरेस्ट आया, उसको हमने पे कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर क्या है, 4,50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब हर महीने जो शेष राशि है वो कम होती जाएगी। लेकिन ICICI क्या कहता है, हर महीने शेष राशि का कम होना, ये भी कम करेगा, ये भी हर महीने शेष राशि का कम होना, ठीक है। ऐसे ही करेगा, मतलब ये नहीं है कि उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाता रहेगा। जिसकी हमने पे कर दी ना, जैसे एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो बाकी की इंस्टॉलमेंट पे लगेगा, फिर एक कम कर दी और पे कर दी तो फिर बाकी पर लगेगा, ठीक है। फिर कहता है अधिकतम ऋण अवधि, मैक्सिमम लोन टेन्योर, कि जो ज़्यादातर जो इनका टाइम पीरियड है मैक्सिमम, अधिकतम जो ऋण अवधि है वो कितनी होगी, तो SBI की 7 ईयर्स, ICICI की 7 ईयर्स, HDFC की भी 7 ईयर्स। नेक्स्ट कहता है आयु कितनी होनी चाहिए, तो SBI कहता है 21 से 65 वर्ष के बीच में देगा ये कार लोन, और ICICI कहता है 18 से 65 वर्ष के बीच में देगा, कम से कम 18 वर्ष और मैक्सिमम 65 ईयर्स, दोनों ये कहते हैं। और थर्ड क्या कहता है, HDFC कम से कम 21 वर्ष और 60 वर्ष के बीच, मतलब अधिकतम 60 वर्ष, ठीक है। इनके बीच में जो भी एज है वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम करते हैं एजुकेशनल लोन। शिक्षा ऋण का मुख्य उद्देश्य उज्ज्वल और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। क्या कहता है कि शिक्षा लोन, एजुकेशन लोन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उज्ज्वल और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसे की कमी है, उन छात्रों को बढ़ावा देना है, प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, कि आप पढ़ो, अगर आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, पैसे की वजह से आप रुको मत, हम क्या है आपको एजुकेशन लोन देंगे। यह सभी प्रकार की शिक्षा तक उनकी पहुंच बनाने में मदद करता है, कि ये नहीं है कि आप पैसे की वजह से आप शिक्षा ग्रहण ना कर सको, कोई भी लेवल ऑफ एजुकेशन है आप वहाँ तक क्या है उसको करो, एजुकेशन को करो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। शिक्षा ऋण बैंकों द्वारा 12वीं स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे MBA, ICWA, CA, CFA आदि के लिए दिया जाता है। इन्होंने बता दिया कि एजुकेशन लोन है वो किस किस डिग्री के लिए दिया जाएगा, ठीक है। भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण का लाभ उठाया जा सकता है, कि भारत हो या दूसरा देश हो, जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण का लाभ उठाया जा सकता है, कि जो हमने लोन लिया है उससे हम जो निम्नलिखित खर्चे हैं उनको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है विश्वविद्यालयों को दे शिक्षा शुल्क, जो विश्वविद्यालयों को दे शिक्षा शुल्क मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनकी जो फ़ी होती है वो इस लोन से हम पे कर सकते हैं। छात्रावास की फ़ीस दे सकते हैं, शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला शुल्क, ये सब क्या है हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं उससे पे आउट कर सकते हैं। पुस्तकों, उपकरणों, वर्दी की खरीद, सावधि जमा, भवन निधि, वापसी योग्य जमा, विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा का खर्च, विदेश यात्रा व्यय, ये सब क्या है हम एजुकेशन लोन से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंप्यूटर की खरीद,
जिसे एक कोर्स पूरा करने के लिए आवश्यक माना जाता है। कि एजुकेशन लोन से हम कंप्यूटर भी परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या है कोई कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं ना। फिर कहता है 50,000 रुपीज़ तक 2 पहिया वाहन की लागत, कि 50,000 रुपीज़ तक हम बाइक वगैरह है वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस लोन से। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य खर्च जैसे कि अध्ययन, भ्रमण, परियोजना कार्य आदि, कि हम जो अपना स्टडी कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमें अध्ययन, भ्रमण, भाई कहीं जाना है बाहर स्टडीज़ के लिए, ठीक है, भ्रमण करना है अध्ययन के लिए, या परियोजना कार्य करना है, तो उसके लिए भी क्या है हम एजुकेशन लोन से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पात्र व्यक्ति यानी एलिजिबल पर्सन। कहता है शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा किया जाना चाहिए। कि जो हम शिक्षा है प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना चाहिए, मानदंड को पूरा करना चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। कि ये लोन किसको मिलेगा, ये बात बोल रहा है कि कौन पर्सन एलिजिबल है ये लोन प्राप्त करने के लिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर ये 4 पॉइंट्स अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसको एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, कि जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, जिसको हम लोन दे रहे हैं वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु भारत में पढ़ाई के लिए क्या कहता है, जिसकी आयु भारत में पढ़ाई के लिए 15 से 30 वर्ष और विदेश में पढ़ाई के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये क्या कहता है कि जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए वो क्या है, एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और जिसकी आयु अगर वो भारत में पढ़ाई करता है तो 15 से 30 वर्ष होनी चाहिए, और विदेश में पढ़ाई के लिए अगर वो बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है। फिर कहता है आवेदक को प्रवेश परीक्षा या मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में स्नातकोत्तर व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए। क्या कहता है कि जो आवेदक है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उस पर आधारित जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत में या विदेश में कोई भी पढ़ाई करने के लिए हो जाता है तो उसे क्या है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आवेदक के माता पिता अभिभावक के पास आय का नियमित स्रोत इस हद तक होना चाहिए कि वे अप्रत्याशित परिस्थितियों में ऋण चुकाने में सक्षम हो। क्या कहता है कि जो आवेदक है लोन के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसके माता पिता या उसके जो गार्डियंस है उनके पास आय का नियमित स्रोत मतलब उनके पास इनकम का ऐसा स्रोत होना चाहिए कि अप्रत्याशित परिस्थिति हो जाए, मतलब जिस परिस्थिति का भी हमने सोचा ना हो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, हमारे विपरीत अगर कोई कंडीशन हो जाती है तो उसमें क्या है ऋण चुकाने में सक्षम हो, मतलब कि जो उसके पेरेंट्स है या गार्डियंस है वो ऋण चुका दे, ऐसा आय का स्रोत होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है डी पॉइंट अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के इच्छुक, कि जो उसकी अपनी संभावनाएं हैं उसको बेहतर बनाने के इच्छुक कर्मचारी अपनी शिक्षा योग्यता में सुधार के लिए लाभ उठा सकते हैं। कि अपनी संभावनाएं हैं अपनी इच्छाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो कर्मचारी अपनी शिक्षा योग्यता में सुधार के लिए लाभ उठा सकते हैं, मतलब कोई कर्मचारी है उसे प्रमोशन करवाना है, अपनी क्या है अपनी कंडीशन में सुधार करना है तो वो क्या कर सकता है कि वो ना एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करके अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाकर क्या है अपने प्रमोशन के चांसेस को बढ़ा सकता है। ठीक है। फिर कहता है भारत में पढ़ाई के लिए ऋण की अधिकतम राशि, अगर कोई जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट वो भारत में स्टडी के लिए लोन ले रहा है तो उसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए है।
ठीक है, कि एजुकेशन लोन है वो भारत में ही है, इन इंडिया है, तो जो उसकी अधिकतम राशि 10 लाख होगी, और अगर विदेश के लिए वो एजुकेशन लोन लेना चाह रहा है तो क्या होगी, 20 लाख होगी। फिर कहता है पुनर्भुगतान की अवधि 5 से 7 वर्ष के बीच होती है, कि जो उसको दोबारा पे करना है हमें लोन, उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 से 7 वर्ष के बीच होती है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद 1 साल बाद, कि जो हमारी स्टडीज़ हम टारगेट कर रहे थे, जिसके लिए हमने लोन लिया था, वो हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। इसके बाद 1 साल बाद या 6 महीने की नौकरी जो भी पहले हो, कि क्या कहता है कि जो हमने स्टडीज़ का टारगेट किया था वो पूरा हो जाता है, उसके 1 साल बाद या 6 महीने की नौकरी जो भी पहले हो, उसके बाद पुनर्भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, या तो 1 साल वो वेट करेंगे या 6 महीने, फिर उसे जो जॉब मिल जाएगी ना, जो पहले जॉब मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, उसे जो पुनर्भुगतान करना होगी उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, कि एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आवेदक को शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज ऋण बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। ये क्या है, एजुकेशन लोन हमें कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा ना, बैंक हमें एजुकेशन लोन देगा, तो जो अप्लाई कर रहा है लोन के लिए उसे क्या है, ये जो नीचे मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे बैंक को प्रस्तुत करने होंगे, बैंक को देने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, उसे क्या देना है बैंक को, 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ पूरा आवेदन फॉर्म। जो आवेदन फॉर्म है अप्लाई करने के लिए, जो हम फॉर्म फिल आउट करेंगे, उसके साथ क्या, 2 फोटोग्राफ, और पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए वो। अंतिम योग्यता परीक्षा की अंक तालिका, कि जो पिछली हमने अंतिम योग्यता परीक्षा दी है उसकी अंक तालिका, प्रवेश, छात्रवृत्ति, छात्रत्व आदि के प्रमाण पत्र, और निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए खर्चों की अनुसूची, कि जो हम जिसके लिए लोन ले रहे हैं उसके लिए क्या क्या खर्चे होंगे उनकी अनुसूची। उधारकर्ता का पिछले 6 महीने का बैंक खाता विवरण, कि जो लोन ले रहा है उसके जो बैंक अकाउंट है, बैंक खाता विवरण है, वो पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मांगेगा। माता पिता अभिभावक के पिछले 5 वर्षों के आयकर आंकलन का आदेश, कि जो माता पिता है या जो गार्डियंस है उनके पिछले 5 वर्ष के आयकर आंकलन का आदेश मांगेगा बैंक। माता पिता अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र, जैसे वेतन पर्ची या फॉर्म 16, ठीक है, ये भी हमें बैंक को देना होगा। माता पिता अभिभावक की संपत्ति या देनदारियों का संक्षिप्त विवरण, ये क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें बैंक को सबमिट करवाने होंगे। ये इतने और 2-3 और रहते हैं आगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स और हैं। ये सब डॉक्यूमेंट हमें बैंक को जमा करवाने होंगे, कब, जब हम एजुकेशन लोन लेंगे। फिर कहता है घोषणा पत्र, जिसमें यह कहा गया हो कि आवेदक और उसके माता पिता द्वारा किसी अन्य बैंक से कोई शिक्षा ऋण नहीं लिया गया है, कि एक घोषणा पत्र भी हमें जमा करवाना होगा, जिसमें क्या लिखा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है एजुकेशन के लिए, यानी आवेदक या उसके माता पिता है, उनके द्वारा किसी अन्य बैंक से कोई शिक्षा ऋण नहीं लिया गया है, मतलब कोई और बैंक से एजुकेशन लोन नहीं लिया है उन्होंने, इसका प्रमाण पत्र हमें देना होगा। फिर कहता है विदेश में पढ़ाई के मामले में पासपोर्ट वीज़ा की प्रतिलिपि, कि हम अगर विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो हमें पासपोर्ट और वीज़ा की प्रतिलिपि भी क्या है, बैंक को सबमिट करवानी होगी। ठीक है, ये क्या थे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे फॉर एजुकेशन लोन। ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमें बैंक को सबमिट करवाने होंगे जब हम एजुकेशन लोन लेंगे। फिर कहता है मेरिट्स ऑफ एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा ऋण विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं, कि जो शिक्षा ऋण है वो हमें प्रॉफिट्स देते हैं। कैसे, ये लाभ छात्रों को आवेदन करने के लिए आकर्षित करते हैं, कि हमें ये हो कि पैसा आ रहा है स्टडीज़ के लिए, तो हम क्या है
जो छात्र है वो आवेदन करने के लिए आकर्षित होते हैं। ये पढ़ाई के लिए आकर्षित होंगे, हम उन्हें पैसे की टेंशन नहीं होगी, पैसा आ रहा है तो फिर वो पढ़ाई पर फोकस करेंगे। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कई वित्तीय संस्थाओं ने छात्रों के लिए एक आसान और कालातीत कार्य के रूप में ऋण मंजूरी को समाप्त कर दिया। क्या कहता है कि एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कई वित्तीय संस्थाएं उन्होंने छात्रों के लिए आसान और कालातीत कार्य के रूप में ऋण मंजूरी को समाप्त कर दिया है। ठीक है, फिर कहता है शिक्षा ऋणों के कुछ प्रमुख लाभ हैं। इन्होंने नीचे पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये लाभ होते हैं हमें शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा ऋण विशेष रूप से, कि जो शिक्षा ऋण है विशेष रूप से उच्च अध्ययन पाठ्यक्रमों के संबंध में छात्रों को बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करते हैं। कि जो एजुकेशन लोन है वो ज़्यादातर क्या है, विशेष रूप से उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम, मतलब कि हाई लेवल की जो स्टडीज़ होती है उन पाठ्यक्रम के संबंध में छात्रों की बढ़ती वित्तीय जरूरत को पूरा करते हैं। कि अगर हमें हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करनी है तो हमें उसके लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत होगी ना, तो हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, तो वो क्या है, वित्तीय ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऋण आसानी से चुकाया जा सकता है। कि ऋण है वो हमें टाइम पीरियड मिल गया, हम स्टडीज़ के बाद हम जॉब करेंगे, जॉब के बाद हमें धीरे धीरे वो लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो ऋण आसानी से चुकाया जा सकता है। इसमें लचीले नियम और शर्तें शामिल है। कि इसमें लचीले नियम है, शर्तें भी शामिल है। लचीले नियम मतलब लचीलापन है नियमों में, मतलब आवश्यकता पड़ने पर नियमों को बदला जा सकता है, लचीलापन है। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद उम्मीदवार आसान किस्त योजना में ऋण राशि का भुगतान कर सकते हैं। ये बात अभी मैंने बोली थी ना कि हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, उसके बाद क्या है, उम्मीदवार है, मतलब जो आवेदक है, लोन कैंडिडेट था, वो क्या है, आसान किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट में क्या है, ऋण राशि का भुगतान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षा ऋण राशि में शामिल है। कहता है कि शिक्षा ऋण जो हमने लिया है उसमें क्या क्या उससे हम कर सकते हैं, शिक्षा शुल्क दे सकते हैं, छात्रावास, यात्रा व्यय और आवेदक द्वारा लिए गए ऋण के प्रकार के आधार पर अन्य लाभ। कि जो आवेदक है वो कैसा ऋण ले रहा है, ऋण का प्रकार क्या है, उसके आधार पर और भी लाभ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है शिक्षा ऋण भारत और विदेश दोनों में उन्नत अध्ययन के लिए दिए जाते हैं। क्या कहता है कि जो शिक्षा ऋण है वो भारत हो चाहे विदेश हो, दोनों में ही अध्ययन के लिए दिए जाते हैं। विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण जरूरी चिकित्सा सहायता और सुरक्षा को शामिल करेगा। कि अगर हम विदेश में अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा का, तो उससे हमें क्या होगा, शिक्षा ऋण जरूरी चिकित्सा, अगर हम बीमार हो जाते हैं, जरूरी चिकित्सा हमें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, तो सहायता और सुरक्षा को शामिल करेगा। तो क्या है, ये हमारी सहायता करेगा और इससे हमारे पास पैसा रहेगा तो हमें सुरक्षा भी है, विदेश में हम इस पैसे का यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर कहता है डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशनल लोन्स, कि शिक्षा ऋण के दोष क्या हैं। तो ऋण प्रक्रियाओं और ब्याज योजनाओं के बारे में उचित ज्ञान का अभाव। कि जो ऋण प्रक्रिया है या ब्याज योजनाएं हैं उनके बारे में उचित ज्ञान नहीं है, उसका अभाव है ज्ञान का। अक्सर अनुपयुक्त ऋण योजनाओं के जाल में छात्र को फंसाता है। कि ये क्या कहता है कि ऋण की प्रक्रिया है या ब्याज की जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमें उचित ज्ञान नहीं है, तो क्या है, इससे ऋण योजना के जाल में छात्र फंस जाता है। मतलब कि लोन ले लेता है, उसकी नॉलेज नहीं होती उसे इंटरेस्ट की, लोन के बारे में, तो वो इस जाल में फंस जाता है। ठीक है, तो कहता है शिक्षा ऋण के विशिष्ट दोष इस प्रकार है। कि जो एजुकेशन लोन है उसके डिमेरिट्स भी हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कहता है शिक्षा ऋण में ऋण राशि के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत ब्याज शामिल होता है। कि जो शिक्षा ऋण है उसमें ऋण राशि के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत ब्याज शामिल होता है, जो कि प्रकार और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में विभिन्न हो सकता है। क्या कहते हैं, हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो उसमें जो लोन की जो राशि है, लोन है,
के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत ब्याज शामिल होता है उसमें, जो कि प्रकार और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में विभिन्न हो सकता है। वो सभी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका अलग अलग हो सकता है, जिनसे ऋण स्वीकृत किया गया हो, जिनसे हम ऋण ले रहे हैं उन सब का अलग अलग हो सकता है। निजी शिक्षा ऋण अधिक वार्षिक ब्याज वसूल करते हैं, कि जो निजी शिक्षा ऋण हैं वो क्या करते हैं, अधिक वार्षिक ब्याज वसूल करते हैं, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होती है। सेकंड पॉइंट कहता है शिक्षा ऋण तब भी चुकाना होगा। शिक्षा ऋण है, एजुकेशन लोन है, उसकी पेमेंट तब भी करनी होगी कब, जब छात्र ने नियमित रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया हो। मतलब कि उसने लोन ले लिया एजुकेशन के लिए, पर उसने डेली जो जिस चीज़ के लिए उसने डिग्री के लिए लोन लिया है, अगर उसने लगातार नहीं कंप्लीट की तो भी हमें एजुकेशन लोन उसे चुकाना पड़ेगा। ऐसे मामले में मासिक आय समान किस्त EMI राशि से कम होने पर किस्त का भुगतान करना छात्रों के लिए एक कठिन स्थिति होगी, कि उसने ना अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं की तो उसे जॉब नहीं मिली, फिर भी उसे लोन की पेमेंट करनी होगी, तो उस छात्र के लिए क्या होगी, ये एक कठिन कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षा ऋण छात्रों को दीर्घकालीन ऋण में रखते हैं, कि जो शिक्षा ऋण है वो छात्रों को दीर्घकालीन ऋण में रखते हैं। ये दीर्घकालीन है, लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं हम। ऋण अवधि के लिए ब्याज के साथ कुल राशि जमा होगी, कि ऋण अवधि है उसके लिए ऋण अवधि के लिए ब्याज के साथ कुल राशि जमा होगी और छात्र के लिए बोझ बन जाएगी। ठीक है। तो हमने ऋण लिया है, उसका हमें ब्याज देना, फिर उसकी पेमेंट भी करना, ये क्या है, एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल होगा, उस पर बर्डन सा हो जाएगा कि उसे क्या है, लोन की पेमेंट करनी होगी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, कंज्यूमर लोन। ठीक है, यहीं तक चैप्टर था। मुझे लगता है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you could get all the notification of my video. Thanks for watching.